राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान बभनौली गढ़वार बलिया डीएड के कक्षाओं में हम लोग पिछले दिन अध्ययन कर रहे थे किशोरावस्था। अब यह किशोरावस्था जो है कब से शुरू होती है यह मैंने पिछले दिन चर्चा कर दिया। आज जो है हम लोग किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप यानी किशोरावस्था में किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। तो किशोरावस्था बालक की एक इस प्रकार की अवस्था है जिसमें बालक के जीवन के विकास का वास्तविक क्रम होता है। क्रम में क्या हो, सबसे पहला काम उसका शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, जो शिक्षा दी जाए वह सबसे पहले बच्चे के शारीरिक विकास के लिए दी जाए। यानी अब शारीरिक विकास की शिक्षा कैसे दी जाए, तो पहली बात तो शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, और दूसरी बात विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम, और तीसरी बात सभी प्रकार की क्रीड़ाएं, खेल। यानी शारीरिक शिक्षा में बच्चे को स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक व्यायाम और विभिन्न प्रकार की खेल क्रीड़ाएं यह दी जाए तो बच्चे का निश्चित रूप से शारीरिक विकास होगा। दूसरी बात संवेगों का प्रशिक्षण, जैसे बालक में ईर्ष्या, द्वेष, कलह, भय, चिंता, प्रेम, अनेक प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं। अब यह संवेग उत्पन्न, चूंकि किशोरावस्था में यह संवेग अपने आप आएगा, अध्यापक का क्या काम है कि जो इसमें खराब है उनका समन एवं दमन बहुत ही सावधानी से करना है। जैसे कोई बच्चा ईर्ष्यालु है, उसका ईर्ष्या कैसी दूर हो सकती है, तो उसको दमन करना है हमको, लेकिन दमन जो है बहुत सावधानी से करनी है। अगर सावधानी नहीं रही तो बालक और ही खराब हो जाएगा और ही ईर्ष्यालु हो जाएगा। अगली चीज जो है मानसिक विकास के लिए शिक्षा। इस अवस्था में बालकों के मानसिक विकास के लिए नृत्य, कला, संगीत, गोष्ठी, इतिहास, चित्रकला इत्यादि का आयोजन करना चाहिए। जैसे कक्षा में बच्चे को पढ़ाना है तो उसका मानसिक विकास कैसे होगा, तो जैसे नृत्य कला, नृत्य सिखाना है उसमें भी दिमाग लगना है, मस्तिष्क का उपयोग करना है, अन्यथा आप बढ़िया नृत्य नहीं सीख सकते हैं। संगीत भी एक कला है। चित्रकला, जैसे हम एक बच्चों से चित्रकला में कहते हैं कि इस चीज का चित्र बनाओ, तो चित्र उसके दिमाग में जैसा फिगर होगा वैसा वो खींच देता है। इससे उसका जो है मानसिक विकास होता है। अगली चीजें जो है सामाजिक संबंधों की शिक्षा। समाज, परिवार के क्या संबंध है, क्या व्यवहार है, इनकी समुचित रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे समाज में परिवार का क्या संबंध है, क्या व्यवहार है, इसको बच्चे को ठीक ढंग से बतानी चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं घर पर गाली देते हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, माता पिता का आदर नहीं करते हैं,
तो इसकी शिक्षा उसको देनी चाहिए। समाज के अनेक कार्य, सामूहिकता के लाभ, गुणों को अज्ञान कराना, और यह क्या है, एक अच्छी परंपरा मानी जाती है। यानी भाई सामूहिकता में रहोगे, परिवार के साथ रहोगे तो क्या क्या लाभ हो सकता है। अगली बात जो है नैतिक शिक्षा। समाज में चरित्र का अपना महत्व है, इसके लिए नैतिक शिक्षा आवश्यक है। बालक को कर्तव्य, अकर्तव्य, सद्व्यवहार, सचरित्रता, इसकी शिक्षा देनी चाहिए। अगली चीज जो है स्व अनुशासन एवं आत्म नियंत्रण। शिक्षा ही एक इस प्रकार का माध्यम है जिसके द्वारा स्वतः अनुशासन या आत्म अनुशासन की शिक्षा दी जा सकती है। भाई देखिए, व्यक्ति का आदमी कहता है कि आप अनुशासन में रहो, शब्द बड़ा छोटा है, उसमें स्व अनुशासन अति आवश्यक है। स्व अनुशासन कैसे, जैसे क्लास में कहा जाता है कि इस काम को करके तुमको आना है, नहीं आओगे तो दंडित किए जाओगे। अब इस डर से काम करके आए, अनुशासन तो माने, लेकिन कैसे माने, डर से। लेकिन यह डर से नहीं, स्व अनुशासन जो है अपने विचार से कि नहीं ये काम मुझे करना चाहिए और इसके कई फायदे हैं, ये मुझे करना ही है। जब इस प्रकार का विचार आएगा तो वो स्व अनुशासन हो जाता है। अगली चीजें जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षा। किशोरावस्था में बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख करके शिक्षा दी जानी चाहिए। बालक की व्यक्तिगत अपनी रुचि होती है और उसका अपना एक स्वरूप होता है। भाई एक ही कक्षा में कई प्रकार के बच्चे होते हैं, तो उसमें प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता जो है अलग होगी, और उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा देनी चाहिए। व्यवसायिकता की शिक्षा। व्यवसायिकता क्या है, समाज में जीने के लिए व्यवसाय अनिवार्य है। भाई अगर आप कुछ करोगे नहीं तो फिर धन भी नहीं कमाओगे, जीवन यापन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको कुछ ना कुछ व्यवसाय करना ही पड़ेगा। चाहे आप नौकरी करो, खेती करो, या सामान को खरीद बेचना करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसको जीने के लिए व्यवसाय जो है अनिवार्य है, और इस अवस्था में बालक को व्यवसायिक शिक्षा की ओर प्रवृत्त करना चाहिए और उसे पैतृक व्यवसाय या नवीन व्यवसाय का ज्ञान कराया जा सकता है। जैसे किसी के पिताजी के यहाँ व्यापार का काम होता हो, तो उस व्यापार में हाथ बटाता है तो निश्चित रूप से उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। या नया कुछ करना चाहता है कि नहीं हमारे पिताजी जो कर रहे हैं उससे हम हट करके करेंगे, तो उसके लिए भी बहुत सारे व्यवसायिक कोर्स हैं, जैसे ITI है, कंप्यूटर्स हैं, तो ये इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। सामाजिक गुणों की शिक्षा, यानी बालक समाज में रह रहा है, इसलिए उसे सामाजिक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को भी ज्ञान कराया जाना चाहिए। स्वतंत्र एवं कुशल चिंतन। किशोरावस्था में बालक स्वतंत्र चिंतन करता है, अतः शिक्षा उस चिंतन की प्रक्रिया में कुशलता प्रदान करती है। इससे योग्य किशोरों का विकास किया जा सकता है। उसके बाद अध्यापक को शिक्षण विधियों का प्रयोग, यानी किशोरावस्था में बालक को प्रायः विकास हो जाता है, अतः अध्यापन के समय अध्यापक को प्रभावशाली शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जो हमारी प्रभावशाली शिक्षण हो उस विधि का प्रयोग करके बच्चे को बताया जाए तो वह निश्चित रूप से ज्ञान को प्राप्त करेगा। अगला जो है किशोरों के साथ व्यवहार।
भाई संस्कृत साहित्य में यह अवधारणा है कि यदि पुत्र 16 वर्ष का हो और उसके साथ मित्र सा आचरण करना चाहिए। नहीं, पिता को जो है, अगर पुत्र जो है किशोरावस्था में चला गया तो पिता को उसको पुत्र नहीं समझना चाहिए, उसे मित्र के रूप में उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। दूसरी भाषा में गांव के लोग कहते हैं कि जब पुत्र का पैर का जूता पिता के पैर में ठीक ठीक होने लगे तो उस पुत्र के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। अपराधी वृत्तियों का प्रतिरोध, किशोरावस्था या किसी भी अवस्था में यदि बालक अपराध करने की सोचता भी है तो उसे तत्काल रोक करके सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करना अध्यापक का ही उत्तरदायित्व है। अगली चीज जो है किशोर निर्देशन, यानी किशोर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं कर पाता, अतः उसके निर्णय करने की शक्ति को विकसित करने के लिए निर्देशन का कार्य अध्यापक को करना ही पड़ता है। अतः अध्यापक के सभी कार्य में बड़ी सूझबूझ के साथ निर्देशन देना चाहिए। यह किशोरावस्था जो है जीवन का एक उत्थान और पतन का काल है। इस अवस्था में बालक दिशा विहीन सा हो जाता है, अतः अध्यापक इसे सही दिशा दे सकता है। यानी जैसे किशोरावस्था में है, किशोरावस्था में बालक कभी डॉक्टर बनने लगता है, कभी इंजीनियर बनने लगता है, कभी चोरी की भी प्रवृत्ति आ जाती है, कभी जो है खेती करने के तरफ उन्मुख होता है, कभी घूमने के लिए, कभी खेलने के लिए, तो बहुत से, कभी पुलिस में भर्ती होने के लिए, कभी कहीं इस तरह की कई विचारधाराएं उसके अंदर आती है और उसको कोई दिशा निश्चित नहीं होती है कि हमको किधर जाना है, और जो ही दिशा पाता है उधर चलने की, यानी दिशा विहीन वो पूर्ण रूप से है। और अगर जब तक दिशा उसको सही नहीं मिलेगी, उसका निर्देशन सही नहीं मिलेगा, वह निश्चित रूप से विकास नहीं कर पाएगा। अध्यापक का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह बालकों के रचनात्मक कार्यों में लगा करके उनके भविष्य को संवारित कर सके। डॉक्टर शारदा निवास शास्त्री ने बताया कि किशोरावस्था जीवन के परिवर्तन की अवस्था है, बालक की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जो है अगला जो टॉपिक हमारा आता है शारीरिक एवं गामक विकास। तो शारीरिक विकास और गामक विकास बहुत थोड़ा सा अंतर है। भारतीय विचारकों की यह एक विचारधारा रही और ऐसी धारणा रही है कि उन्होंने हमेशा ही शारीरिक विकास की अपेक्षा मानसिक विकास या बौद्धिक विकास को विशेष महत्व दिया है। परंतु संस्कृत साहित्य में शारीरिक स्वास्थ्य के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। शरीर जो है हमारा 5 चीजों से बना है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इन्हीं तत्वों से मिलकर के हमारे शरीर की रचना हुई है और इन्हीं के द्वारा हमारे शरीर की रक्षा होती है। यानी स्वास्थ्य ही हमारा क्या है? सारे शरीर के लिए स्वस्थ रहना, यह स्वास्थ्य की ही प्रधानता है। और शरीर भी प्रधान है, यानी शरीर की स्वास्थ्यता के संदर्भ में शारीरिक विकास का क्या है? अध्ययन आवश्यक है। अब यह शारीरिक विकास जो है यह आपके जन्म पूर्व काल में भी शारीरिक विकास होता है। यानी मानव शरीर की संरचना का मूल कारण रज अणु है और इसके विकास के साथ ही कोषों में वृद्धि होती है
और इसमें इसके दो रूप होते हैं, एक जो है उत्पादक कोष होता है और दूसरा शारीरिक कोष होता है। अब शारीरिक कोष शरीर के विविध अंगों का विस्तार करते हैं और उत्पादक कोष क्या करते हैं, यह उत्पादक तत्वों को एक संतति से दूसरे संतति की तरफ दूसरे संतति तक पहुंचाते हैं। और शारीरिक कोष शरीर के विविध अंगों का विस्तार करते हैं तथा अंगों के विस्तार का उत्तरदायित्व वहन करते हैं। तो इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है जीव धारण अवस्था, यानी गर्भधारण से 2 सप्ताह तक का समय कोई खास परिवर्तन नहीं, परंतु रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण कोषों में विभाजन होता रहता है। दूसरा जो है, देखिए गर्भाधारण से 2 सप्ताह का समय, यह जीवधारण अवस्था है। प्राथमिक भ्रूणावस्था, यह अवस्था जो है 2 सप्ताह अर्थात 15 दिनों के बाद 8 सप्ताह तक मानी जाती है, यानी 56 दिनों तक, लगभग 2 माह। तो शरीर रचना के क्रम में बाह्य परत से त्वचा, नाखून, बाल, दांत, ग्रंथियां, मध्य परत से मांसपेशियां, नाड़ियां एवं अन्य प्रत्यंग और आंतरिक परत से वक्ष, फेफड़े एवं वाचन अंग इत्यादि इसका क्रमशः विकास होता है। फिर जो है भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था में, इस अवस्था में भ्रूण का जो है निरंतर विकास होता रहता है और 8 माह की अवस्था में भ्रूण की लंबाई 16 से 18 इंच तक हो जाती है। उसके पश्चात बच्चे का क्रमशः धीरे धीरे विकास होता रहता है। उसके पश्चात जो है बच्चे में जो है, या हम लोग किशोरावस्था में ही शारीरिक विकास की बातों को जानने का प्रयास कर रहे थे। थोड़ा सा हम लोग बीच में पीछे हट गए। भ्रूण अवस्था के विषय में हमने पिछले कक्षाओं में आप लोगों को बहुत ही विस्तार रूप से बता दिया था। अब जो है ये शारीरिक किशोरावस्था में शारीरिक विकास जो है, इसमें लंबाई, भार, सिर एवं मस्तिष्क, इन सबका विकास होता है। किशोरा जैसे मांसपेशियों की वृद्धि के साथ ही भार में वृद्धि होती है। 10-15 वर्ष तक लड़कियों का वजन लड़कों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, और 15 वर्ष के बाद लड़कों का वजन लड़कियों से अधिक होने लगता है। सिर एवं मस्तिष्क विकास क्रम सतत चलता रहता है। आकार एवं प्रौढ़ तथा वयस्कों में समान हो जाता है। मस्तिष्क भार 1200 से 1400 ग्राम के आसपास होता है। भुजा एवं पैर, बाह एवं पैर का विकास में तीव्रता पाई जाती है। पैर में कुछ टेढ़ापन भी आने लगता है। त्वचा में परिवर्तन होने लगता है, यानी त्वचा क्या होती है, देखिए बाल्यावस्था में है या शैशवावस्था में है, यह त्वचा आपकी बहुत पतली होती है। थोड़ा सा भी चोट लगने पर तुरंत इसमें से ब्लड निकल आता है। लेकिन यह जब किशोरावस्था में जाते हैं तो त्वचा मोटी होने लगती है। बालिकाओं की त्वचा मुलायम होती है, जबकि लड़कों के शरीर में बाल उगने लगते हैं किशोरावस्था में। फिर बाड़ी, इस अवस्था में बालक और बालिकाओं दोनों की बाड़ी में अंतर आने लगता है। उसके बाद जो है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे वंशानुगत, यानी वंशानुक्रम का प्रभाव बालक पर पड़ता है। स्वस्थ माता पिता के बच्चों का स्वास्थ्य
क्या होता है, स्वस्थ होता है। जाति का प्रभाव बालक पर पड़ता है। भारतवर्ष के लोग अन्य देश के लोगों से क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं। दूसरे देशों के लोग जो है हमसे अस्वस्थ होते हैं। वातावरण यानी बालक के शारीरिक विकास में पर्यावरण भी क्या करता है, सहयोग करता है। अब जो है शारीरिक विकास एवं शिक्षा व्यवस्था, तो शरीर के विकास एवं शिक्षा व्यवस्था में 6 तत्व जो है महत्वपूर्ण है। तो वह 6 तत्व कौन है? एक तो शारीरिक रचना का परिचय, दूसरा स्वास्थ्य परीक्षा, तीसरा क्रीड़ा व्यवस्था, चौथा मनोरंजन और 5वीं बात आती है शिक्षण समस्या एवं समाधान। अब अगला जो है हम लोग शारीरिक और गामक विकास के विषय में जान रहे थे। तो ये गामक विकास में जो है हमको ये बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ गामक विकास का भी योगदान है और बालक के शारीरिक विकास में क्रीड़ा व्यायाम का विशेष महत्व है। यानी गामक विकास को मोटर डेवलपमेंट भी बोलते हैं। जन्म के समय बालक क्या होता है, अबोध एवं असहाय होता है और उसकी सारी प्रक्रियाएं जो है अबोधता के कारण होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप में आकस्मिक होती है और धीरे धीरे उसका क्या होता है, विकास होता है। गामक विकास का महत्व, तो गामक विकास के महत्व से तात्पर्य यह हमको है गतिशीलता से है। बालक जो है एक स्थान के दूसरे स्थान को जाता है, अपने मित्रों के पास जाकर के मिलता है, खेलता है। गामक क्रिया के विकास के कारण ही अपनी आवश्यकता अनुसार कार्य किए जाते हैं। गामक क्रिया में स्थिरता होने के कारण बालक अपने कार्य स्वयं संपादन करने लगता है और उसमें क्रियाशीलता, व्यवहारिकता, सामाजिकता, सांस्कृतिकता आदि गुणों का विकास होता है। गामक विकास की विशेषता यह है कि गामक विकास जो है जैसे उसमें एक क्रमबद्धता होती है। क्रमबद्धता कैसे होती है? जैसे सिर से पैर की ओर का सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास कर्म जो है सिर से आरंभ होता है तथा बाहु, हाथ, धड़ और उसके बाद पैर का विकास होता है। केंद्र बिंदु से बाहर का सिद्धांत, यानी इसमें केंद्र प्रधान होता है। वैयक्तिक भिन्नता, सामान्य से विशिष्ट की ओर बालक जो है सर्वप्रथम सामान्य क्रियाएं करता है, बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। जैसे सबसे पहले छोटा बच्चा वो बैठने का प्रयास करता है, बैठने के बाद खिसकना शुरू करता है और खिसकना शुरू करता है, उसके बाद धीरे धीरे चलता है, तब दौड़ लगाता है। यानी वह सबसे पहले सामान्य क्रियाओं को ही करता है। अब जो है यह गामक विकास यानी यह गतिशीलता लाता है। अब जो है इस विषय को यहीं पर रोकते हुए अब अगले दिन हम लोग भाषा विकास के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक पुनः हम लोग आज कुछ इस पर बनाए गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को अभी जानने का प्रयास करेंगे और उस प्रश्नों का उत्तर, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया था, इसमें आप अगर ध्यान से सुने होंगे तो निश्चित रूप से इसका उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि बच्चों के शारीरिक विकास में क्या महत्वपूर्ण कारक है? जैसे खेलना और व्यायाम, टेलीविजन देखना, कंप्यूटर खेलना, किताबों का अध्ययन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? तो शारीरिक विकास कैसे होगा? पूरी रात सोने से होगा
अधिक तालाबंदी करने से, सही आहार से, या बहुत से टेलीविजन देखने से होगा। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर है सही आहार। सही आहार मिलेगा तो शारीरिक विकास होगा। अगला तीसरा प्रश्न जो है, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कारक है? तो भाई सही नींद लेना भी, ये भी एक कारक है। अगला चौथा प्रश्न है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो वह आवश्यक है इसमें से सही आहार। अगला जो है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त खेल क्या है? भाई देखिए, खेल बहुत से हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त खेल हमारा है गेंदबाजी। बच्चों के शारीरिक विकास में क्या अभिवृद्धि करता है? तो शारीरिक विकास में अभिवृद्धि हमारा योग करता है, योगासन ये जो होता है। बच्चों के शारीरिक विकास को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है? तो ये है, हमको चाहिए स्वास्थ्य, और स्वस्थ हम कैसे रहेंगे? पौष्टिक आहार से। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में शारीरिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो किशोरावस्था में हमको सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो है उचित आहार। अगला प्रश्न जो है वो है, किशोरों के शारीरिक विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो हम महत्वपूर्ण यही है, सही आहार और व्यायाम। भाई भोजन करेंगे और व्यायाम नहीं करेंगे फिर पचेगा नहीं, दिक्कत हो सकती है। किशोरों के शारीरिक विकास बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां अधिक महत्वपूर्ण है? तो वो है नियमित व्यायाम प्रतिदिन। अगला प्रश्न जो है, किशोरावस्था में उचित आहार में कौन से तत्व अधिक महत्वपूर्ण है? तो आपका प्रोटीन, कैल्शियम और फोलेट। अगला प्रश्न आपका आता है, किशोरावस्था में शारीरिक विकास को संज्ञान में रखते हुए किस चीज को विशेष ध्यान में रखना चाहिए? तो वो है आपका योग और मेडिटेशन, यानी ध्यान। अगला प्रश्न जो है आपका ये है, शारीरिक विकास पर कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभाव डालता है? तो आपका सही आहार। ये सही आहार जो है शारीरिक विकास पर प्रभाव डालता है। अगला जो है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो वो है आपका खान पान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक का उचित प्रबंधन कौन सा है? तो ये है आपका नियमित व्यायाम। शिक्षा प्रणाली में शारीरिक विकास को कैसे समाहित किया जा सकता है? तो वो है नियमित व्यायाम और खेल कूद को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए। अगला जो अभी हमने गामक विकास के विषय में बताया, तो मोटर विकास का क्या अर्थ है? मोटर का मतलब वही गामक विकास है। तो गामक विकास जो है ये बच्चों के शारीरिक क्षमताओं और कौशल के विकास को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न जो है, मोटर विकास का महत्व क्या है? तो यह जो है बच्चों के स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस को बढ़ाता है। अगला प्रश्न, मोटर विकास किसे कहते हैं? तो मोटर विकास जो है
शारीरिक क्षमताओं का जो विकास होता है उसे मोटर विकास कहते हैं, उसे गामक विकास कहते हैं। मोटर विकास में समय संबंधी विशेषता का क्या मतलब है? यानी विकास का एक नियमित प्रक्रिया है जो समय के साथ होती है। अगला है विभिन्न मोटर विकास क्षमताओं के विकास के लिए कौन सी प्रणाली है? तो वो है विकास प्रणाली। अगला प्रश्न, किस प्रकार की प्रणाली विभिन्न मोटर कौशलों के विकास को संगठित करती है? तो वो आपका जो है नियमित, कोई भी कार्य को नियमित ही करना चाहिए। अगला है विभिन्न मोटर कौशलों के विकास के लिए कौन सी प्रणाली उत्तम है? तो आपको पहले ही बता दिया, नियमित, किसी भी काम को करना नियमित करेंगे तो उससे निश्चित रूप से लाभ आपको होगा। विभिन्न चरणों में मोटर विकास की क्रमशः श्रृंखला क्या है? तो जैसे आपको मैंने बताया कि पहले बच्चा क्या करता है, खिसकता है, बैठने का प्रयास करता है, फिर चलता है, तब दौड़ता है। तो यानी ये विकल्प आपका सही है, उछलना, बैठना, फिर चलना। अगला जो है बच्चों के विकास के लिए सही क्रम क्या है? तो वही है उछलना, बैठना, चलना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बच्चों के शारीरिक विकास का सही क्रम क्या है? तो वो है विकासशील श्रृंखला। अगला प्रश्न, मोटर विकास के क्या लाभ हैं शिक्षा के लिए? तो ये है बेहतर समझ और समाधान। अगला जो है शिक्षा के क्षेत्र में मोटर विकास का महत्व क्या है? तो यह मोटर विकास जो है शारीरिक शिक्षा के लिए आवश्यक है। अगला जो है, क्या मोटर विकास की सही शिक्षा तकनीकी शारीरिक शिक्षा में महत्वपूर्ण है? तो सही हाँ, क्योंकि यह छात्रों को स्वस्थ और उत्साही बनाता है। अगला प्रश्न है आपका, कैसे मोटर विकास शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? तो यह छात्रों के भौतिक संतुलन और स्वस्थ शारीरिक विकास में मदद करता है। अगला जो है, मोटर विकास क्या शिक्षा प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है? तो निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण है, और यह करता क्या है कि यह छात्रों के शारीरिक कुशलता और आत्मविश्वास को दिलाता है। तो हमको उम्मीद है इन्हीं प्रश्नों को आज आप जाने होंगे और इस प्रश्नों से आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त हुआ होगा और इसको जानने का प्रयास करेंगे। फिर अगले दिन हम लोग इसी क्लास में मिलेंगे और भाषा विकास पर चर्चा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हुए जय हिंद, जय हिंद।